सोचिए अगर किसी इलाके में संघर्ष विराम लागू हो जाए और फिर भी गोलियों की आवाज गूंजने लगे। क्या शांति वाकई लौट पाती है या वह महज कागजों की तहरीरों पर ही सिमटती रहती है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष ठीक ऐसे ही सवालों से भरा हुआ है, जहां हर दावा, हर कार्रवाई और हर जवाबी हमले नए सवाल खड़े कर देता है। इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के बीच का संघर्ष दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे हिंसक विवादों में से एक है। इसकी जड़ें एक सदी से भी अधिक पुरानी हैं। इजराइल और अरब देशों के बीच कई युद्ध हुए। इजरायली कब्जे के खिलाफ विद्रोह, जिन्हें इंतिफादा कहा जाता है, और इजराइल द्वारा जवाबी कार्रवाई और दमनकारी कार्रवाई भी हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF और इजरायली सुरक्षा एजेंसी यानी ISA ने एक संयुक्त सैन्य अभियान में हमास कमांडर मोहम्मद अल हबील और इस्लामिक जिहाद के अली रजियाना को मार गिराया है। अल हबील पर इजरायली कार्पो अल नोआन मार्सियानो की कैद के दौरान बेरहमी से हत्या करने का आरोप था। वहीं राजियाना उत्तरी गाजा ब्रिगेड में इस्लामिक जिहाद का मुख्य कमांडर था। IDF के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में की गई। नाओ मार्सियाना को 7 अक्टूबर के हमले के दौरान नाहल ओज पोस्ट से अगवा किया गया था। वह इजरायली सेना में एक ऑब्जर्वर के रूप में तैनात थी। कैद में रहने के दौरान उसकी हत्या की खबर ने इजराइल में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया के जरिए इस एलिमिनेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से मार्सियानो परिवार को न्याय मिला है। इजराइल ने साफ किया कि वह अपने नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। गाजा में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद गाजा एक बार फिर दहल गया है। इजरायली गोलाबारी से कम 23 फिलिस्तीनी मारे गए। मृतकों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइल का दावा है कि आतंकवादियों की ओर से की गई फायरिंग में उसका एक सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके जवाब में उसने कार्रवाई की। मारे गए लोगों में 7 महिलाएं और 5 बच्चे हैं। अस्पताल ने बताया कि बुधवार सुबह इजरायली सैनिकों ने उत्तरी गाजा के तूफा इलाके में एक इमारत पर गोलाबारी की, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मारे जाने की खबर है, जिनमें से अधिकांश एक ही परिवार के सदस्य थे। इजरायली सेना ने बताया कि यह हमला रात भर हुए युद्ध विराम के खुले उल्लंघन के जवाब में किया गया है। अली राजियाना न केवल आतंकियों की तैनाती और संगठन की रक्षा योजना बनाने का जिम्मेदार था, बल्कि पूरे युद्ध के दौरान उत्तरी गाजा में बंधकों को कैद में रखने की निगरानी भी वही कर रहा था। बता दें कि 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुए संघर्ष विराम के बाद फिलिस्तीनियों की मौत की एक नई घटना है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार समझौते लागू होने के बाद से इजरायली गोलाबारी में 530 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। बताते चले कि मिस्र और गाजा को जोड़ने वाले राफा क्रॉसिंग पर मंगलवार को मिस्र से गाजा पट्टी लौट रहे फिलिस्तीनियों का दूसरा समूह पहुंचा। ये क्रॉसिंग सोमवार को फिर से खोली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये समूह दिन में पहले क्रॉसिंग में मिस्र वाले हिस्से में पहुंचा था, ताकि गाजा लौटने से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सके। इन्हें पहले मिस्र के अस्पताल में चिकित्सा उपचार मिला था। इस बीच सोमवार शाम को राफा क्रॉसिंग पर पार करने के बाद 12 लोगों को ले जा रही एक बस गाजा के खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंची। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार एनक्लेव के बाहर लगभग 22,000 फिलिस्तीनियों को तत्काल इलाज की जरूरत है, जिनमें 400 से अधिक जान बचाने वाले गंभीर मामले शामिल हैं। इजराइल की बड़ी स्ट्राइक में हमास गाजा ब्रिगेड के 2 कमांडरों का काम तमाम होने के बाद ये संघर्ष और ज़्यादा बढ़ गया है और अब तक इजरायली सैन्य बलों ने हमास के शीर्ष नेतृत्व को लगातार निशाना बनाते हुए कई वरिष्ठ कमांडरों को मार गिराया है। सबसे पहले बात करते हैं तो 2024 के अक्टूबर में याह्या सिनेवार, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के पीछे का मुख्य योजनाकार माना जाता था, को इजरायली सैन्य बलों ने राफा में मार गिराया, जिसे संघर्ष में एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया था। इसके बाद मई 2025 में मोहम्मद सिनवार, याह्या के छोटे भाई और हमास के गाजा कमांडर को एक एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया। इसी क्रम में हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा को अगस्त 2025 में गाजा सिटी में टारगेटेड एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया, जो लंबे समय से समूह का मुखपत्र रहा। इसके अलावा 2024 के दौरान हमास के वरिष्ठ सैन्य नेता मोहम्मद दीफ, जो अल कस्साम ब्रिगेड के नेतृत्व में सालों तक सक्रिय रहे, को भी इजराइल ने हटा दिया, जिसे IDF ने एक बड़ी उपलब्धि बताया था। इस तरह उनके डिप्टी मरवान इस्सा और रफा सलमा, गेजा और खान यूनिस ब्रिगेड के जिम्मेदार कमांडरों को भी अलग अलग एयर स्ट्राइक पर समाप्त कर दिया गया।
18 मार्च 2025 को इस्साम अल दालिस हमास की प्रशासक समिति के प्रमुख को भी एक स्ट्राइक में मार गिराया गया था। इन बड़े नामों के अलावा छोटे स्तर पर और कई कमांडर और ऑपरेटिव्स भी निशाने पर आए, जिनमें मोहम्मद अतजार जैसे कस्साम ब्रिगेड कमांडर भी शामिल हैं, जिन्हें गाजा में एयर स्ट्राइक में खत्म किया गया था। इन हत्याओं और स्ट्राइकों से साफ होता है कि इजराइल ने हमास के सैन्य और राजनीतिक ढांचे पर लगातार दबाव बनाए रखा और अब तक उसके कई शीर्ष नेताओं को प्रभावी ढंग से हटाया जा चुका है, जो इस लंबे संघर्ष का अहम हिस्सा रहा है। इस पूरी घटनाक्रम से साफ समझ आता है कि इजराइल ने हमास के नेतृत्व और सैन्य ढांचे पर केंद्रित रणनीति अपनाई है, जिसमें उच्च स्तरीय कमांडरों और रणनीतिक नेताओं को लगातार निशाना बनाया गया। याह्या सिनवार, मोहम्मद देफ, रफा सलामा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौत ने न केवल हमास की सैन्य संचालन क्षमता पर प्रभाव डाला, बल्कि संगठन के भीतर नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया को भी अस्थिर पर किया है। हालांकि हमास लगातार नए नेताओं और कमांडरों को सामने लाता रहा है, जिससे संघर्ष का चक्र जारी रहता है। इसका मतलब यह है कि इजराइल की स्ट्राइक रणनीति ने हमास को अस्थिर किया है और उसकी उच्च कमान पर दबाव बनाया गया है, लेकिन संगठन को पूरी तरह से समाप्त करना आसान नहीं है। ये संघर्ष अब लंबे समय तक दोनों पक्षों के लिए राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक चुनौती बनते हुए सामने खड़ा हुआ है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाए कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।